In this episode of Adon Talks, we have Uttam, founder of SoupX, जो कि इंडिया का नंबर 1 हेल्दी सूप बेस्ड मील ब्रांड है। इनकी आस्क थी 75 lakhs फॉर 6% इक्विटी, बट इनका एपिसोड वॉज ट्रूली अ रोलर कोस्टर। इस एपिसोड में आपको ट्रू हसल दिखेगा कि कैसे बिना पैसों के कैसे स्टार्टअप चलाया जाता है बहुत लंबे टाइम तक। जब तुम्हारे पास फंडिंग नहीं होती, तुम बूटस्ट्रैप्ड होते हो, तुम लॉस में होते हो, तुमको टीम मैनेज करनी होती है, कैसे AI का यूज हो रहा है इनके स्टार्टअप में, कैसे टेक बिल्ड हुआ है, कैसे ग्राउंड लेवल से इतनी बड़ी कंपनी की तरफ ये लोग जा रहे हैं। तो दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एपिसोड को मिस मत करना। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, दिस एपिसोड इज ट्रूली अ मोटिवेशन एंड एक छोटा MBA भी हो जाएगा आपका। सो एंजॉय दिस SoupX एपिसोड, एंजॉय योरसेल्फ। सो हाय उत्तम कुमार, वेलकम टू एडवान टॉक्स। और जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था आपको जब आप आए और अपने बारे में बताया, एक बार आप भी मेरे को और ऑडियंस को अपने बारे में बता दो। या हाय वरुण, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं उत्तम कुमार, SoupX का को फाउंडर। मैं अपनी जर्नी थोड़ी बताना चाहता हूँ। अगर मैं अपने आप को खुद को डिफाइन करूँ तो आई कम फ्रॉम दिस वेरी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली, जिसकी पूरी फैमिली गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। एंड आई एम द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर इन माई फैमिली। में सबका मिडिल क्लास का सपना होता है कि बेटा बेसिकली या तो JEE देगा, या तो नीट देगा, या तो CA बनेगा। तो एज यूजुअल मैं भी बेसिकली इसी सपने को पूरा करने के लिए कोटा चला गया। तो कोटा में बेसिकली मैंने 2 साल प्रिपरेशन की। उसके बाद वहाँ पे मैंने मेरा को कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैंने को IIT जबलपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। वहाँ पे मैंने 4 साल BTech किया। तो वहाँ पे जब मैं कॉलेज में गया ना, तो बिकॉज मैं बहुत ही छोटे शहर से आने के बाद में जब मैं अच्छे कॉलेज में जाके, सेंट्रल लेवल पे कॉलेज में जाके वहाँ पे मैंने देखी, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो एक क्लब में मैंने पार्टिसिपेट किया। इट वाज बेसिकली ECEL। ठीक है। तो ECEL बिजनेस मैनेजमेंट पूरा क्लब था। तो वहाँ पे जब मैंने देखे तो बहुत सारे सीनियर्स जो मेरे थे वहाँ पे, तो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स उन्होंने बढ़ाया, काफ़ी बड़े स्टार्टअप्स बनाए। तो मैं सोच रहा हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब या तो कॉलेज में जाने के बाद एक ही सपना होता है, जो प्लेसमेंट देखना है आपको, या तो जॉब देखनी है, या तो फिर MBA करना है, या तो फिर एक ही सपना होता है कि UPSC में लग जाना है। ठीक है। तो मेरा भी था ऐसा कुछ। तो बट मैंने अपने सीनियर्स को देखा, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। तो एक अलग समझ में आया कि ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब अलग समझ में, तो वहाँ पे देखा, उनसे मैंने बात की। आए थे एक्चुअली वो लोग, कुछ टॉक में आए थे। उनसे मैंने बात की, सर आप लोग क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। बिकॉज मैं देख रहा हूँ यार बहुत फेम मिल रहा है, क्या है कुछ अलग। तो उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप के मुझे वहाँ जाने का। तो इट वाज बेसिकली, मैं उस समय 18 साल का था। तो मेरे को वहाँ पे समझ में आया कि क्या चल रहा है, स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आया कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को उठाना और उसको आपको सॉल्व करना, और स्केल लेवल पे, मास स्केल लेवल पे उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। ठीक है। बिकॉज एज यूजुअल क्या होता है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में 2 डिफरेंसेस होते हैं। बिजनेस क्या होता है कि नॉर्मल आप बिजनेस क्या करते हो, बेसिकली क्या अपने लिए या तो करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो। बट एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट थिंग। एंटरप्रेन्योरशिप आप दुनिया के लिए करते हो, एक दुनिया में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो मेरे को तो बहुत मजा आया, क्या सही चीज़ है यार, तो एक काम करते मैं भी इसको कुछ करता हूँ। तो मैंने अपना पहला स्टार्टअप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में लॉन्च किया। मैंने बेसिकली एक फ्रूट डिलीवरी स्टार्टअप बनाया। उसको 6 महीने चलाया। मेरे कॉलेज बेसिकली हिल स्टेशन पे था। तो वहाँ पे क्या होता था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईजिली मिल नहीं पाती थी। तो एक हमने वेब ऐप बनाया वहाँ पे, और उसको 6 महीने चलाया। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी पैसे भी कमाए उसमें। बेसिकली फर्स्ट ईयर में थे, तो 18-19 साल की इसमें एज थी। तो ठीक है, बहुत मज़ा आया, क्या सही चीज़ है, और सीखने को भी बहुत चीज़ मिला। मतलब यार अब उस एज में रह के आप उस लोगों को हायर कर रहे हो, आप अपने से बड़े लोगों को हायर कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, नई नई चीज़ें। बिकॉज आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। तो मेरे को तो क्या कि गाड़ी बनाना सीखना, ये सब सीखना। तो बट मैं टेक्नोलॉजी में कोडिंग सीखने लगा कि कैसे वेबसाइट बनती है, कैसे ऐप बनता है, कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे और अच्छे से। फिर 6 महीने उसको चलाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर एज यूजुअल सारे जितने भी साथ में कर रहे थे सब पढ़ाई में लग गए। फिर मैं अकेले छूट गया। अब मैं अकेले क्या करूँ। फिर उसको बस को बंद हो गया 6 महीने चलाने के बाद। फिर क्या हुआ, फिर कॉलेज के सेकेंड ईयर में सोचा कीड़ा तो था यार, कि समझ में आ गया करना तो था। चलो एक बंद हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर काम करते, दूसरा कुछ करते। फिर पहले स्टार्टअप में करते करते ना ऑपरेशन की बहुत नॉलेज हो गई थी। बिकॉज कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे चलता है, कैसे आप चीज़ें को हायर करते हो, लोगों को उसको कस्टमर एंड प्रोडक्ट कैसे आप लोगों को देते हो। तो वहाँ से समझ में आ गई मेरे को। ठीक है। तो वहाँ से टेक्नोलॉजी भी आ गई, ऑपरेशंस भी आ गई। तो मैंने ना एक होस्ट कंट्री एक वेबसाइट ओपन करी जो टेक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्मॉल SMEs एंड इंटरप्राइजेस को। तो उसको अप्रॉक्स हमने 2 साल कॉलेज में चला, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर।
उसको कॉलेज में चलाने के बाद तुम्हारा टेक उससे तो काफ़ी हमें बड़े बड़े क्लाइंट्स को हमने उस पर केटर किया, मतलब अच्छे टेक्नोलॉजी हम पूरी उनकी कोडिंग बना के देते थे, पूरी इनकी वेबसाइट हर चीज़ में ऐप से लेकर जितनी मार्केटिंग सब कुछ करते थे, वो काफ़ी अच्छा चला है। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी, फिर अब समझ में आ गया यार ठीक है चलो ऑन ग्राउंड तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो काम करते थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल भी चीज़ें जानते हैं क्या होता है, बिकॉज फ्यूचर में कोई भी चीज़ अगर स्केल में करनी है ना, तो जो मैंने सीनियर से समझाई थी कि स्केल में करनी तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक आप करंटली जो डेटा साइंस इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा स्कोप में है आजकल, तो डेटा का बहुत ज़्यादा है। तो मैं ISB हैदराबाद गया था समर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तो हमने 6 महीने ISB हैदराबाद में एंटरप्रेन्योरशिप में समर एक्सचेंज प्रोग्राम किया। तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी डेटा पे कैसे वर्क करना है, कैसे स्केल लेवल पे आपको स्मॉल स्केल पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके बड़े स्केल पे कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, तो वहाँ पे मैंने ISB में वो सीखा। फिर समझ में आते वहाँ चीज़ें मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की अच्छी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर बेसिकली क्या हुआ, फिर कोविड हो गया, ठीक है, कोविड हो गया, सब लोग बेसिकली घर चले गए, मैं भी यूजुअल घर चला गया। तो प्रियांक जो है मेरे जो भी करेंटली को फाउंडर हैं, वो भी लखनऊ से आते हैं, तो मैं भी लखनऊ से आता हूँ, तो वहाँ हम लोग एक दूसरे को जानते थे। मैं एक्चुअली बता दूँ तो प्रियांक को कब मैं जान मिला था, तो एक्चुअली मैं जब कॉलेज में सेकेंड ईयर में, तो मैं IFT दिल्ली गया था एज ए फाइनेंस इंटर्न, तो प्रियांक वहाँ पे मेरे सीनियर थे, तो प्रियांक जो मेंटर से मेरे को गाइड करते थे फाइनेंस में, तो वहाँ मैंने प्रियांक को अपना आइडिया बताया, होस्ट कंट्री जो चला रहा था। तो वहाँ चलाते चलाते उनको भी आइडिया आया कि हाँ ये कुछ ये उत्तम को थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनको भी कीड़ा था कि हाँ ये कुछ साथ में करते हैं। फिर लखनऊ में साथ में थे, फिर लखनऊ में साथ में रहने के बाद हमने क्या किया, लखनऊ कोविड में एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे हमने क्या किया, इम्यूनिटी बूस्टर सूप हमने सबको बंटवाया। तो अप्रॉक्स 2 से 3 दिन हमने इम्यूनिटी बूस्टर, उसमें एक अश्वगंधा का एक प्रोडक्ट हमने उसमें डाला, ठीक है, अश्वगंधा का हब्स डाला, उसके बाद अप्रॉक्स अपना 100 पीपल्स को वहाँ पे बिकवाया, पूरा वहाँ सबको भेजा। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या लोग 1-2-3 कस्टमर का हमको कॉल आ गया, ठीक है, कॉल आया कस्टमर को, कस्टमर ने बोला कि आप क्या वो सूप जो भेजे थे आप क्या भिजवा सकते हो क्या। तो मैंने प्रियांक को बताया, प्रियांक एक्चुअली उनको सर बोलता था, वो मेरे से 3 साल सीनियर है। अच्छा। तो मैं उनको सर बोलता था उससे, प्रियांक सर मैं आपको एक बात बताऊँ, एक मेरे को एक कस्टमर का कॉल आया, तो प्रियांक को बताया मैंने, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तो एज यूजुअल होगा। मैंने फिर 2-3 कस्टमर का कॉल आ गया, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। तो वहाँ पे वहाँ से मैंने उनसे फिर बोला क्या एक काम करते हैं, क्या इसको सूप का कोई पर्टिकुलर ब्रांड बना सकते हैं, कि वहाँ से कहाँ मोमेंट आ गया कि हाँ पर्टिकुलर सूप पे कोई ब्रांड नहीं है। प्रियांक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट में बहुत एक्सपर्ट था, बिकॉज ही डन MBA फ्रॉम द IFT दिल्ली, उसके बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुका है प्रियांक, तो उसको थ्योरेटिकल और इस डेटा पे काफ़ी अच्छा उसको एक्सपीरियंस है। तो प्रियांक को सारी चीज़ें बताई, तो उसने बोला नहीं है यार कोई ब्रांड। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई सूपेक्स की। मतलब इसको अप्रॉक्स मैं आपको बताऊँ, जैसे अप्रॉक्स 4 से 5 महीने इस पर मार्केट रिसर्च करने के बाद हमने फिर उसमें सूपेक्स स्टार्ट किया। तो वहाँ से करेंटली मैं सूपेक्स में ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी देखता हूँ, एंड जो प्रियांक है वो फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग देखते हैं। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। गॉट इट, परफेक्ट, मज़ा आया जान के आपकी स्टोरी को। सो ये शार्क टैंक सीरीज चल रही है एडॉन टॉक्स पे, तो हम थोड़ा सा एपिसोड के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा बुरी लगी वो ये कि आप एपिसोड में कुछ बोलेंगे नहीं। दूसरी चीज़ जो मैं सबसे पूछता हूँ, और सबका ना इसमें बहुत अलग जवाब मिलता है, तो इसलिए मैं ये सेम सवाल सबसे पूछता हूँ कि आर यू हैप्पी विद योर एपिसोड? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गलत कट लग गए, या उनके ब्रांड स्टोरी कुछ गलत आ गया, या किसी को लगता है कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट आया। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था अपने एपिसोड के साथ? और दूसरी चीज़, अब बोले क्यों नहीं एपिसोड में? नहीं बोलने का ना, बोले थे यार, फिर लोगों को एक्चुअली ना जो पूरा एपिसोड है वो अप्रॉक्स 15 मिनट का दिखाया गया है कट करके, बट वो पिच था अप्रॉक्स वो 1.5 घंटे का हमारा पिच चला था। अब 1.5 घंटे में हमने सारी चीज़ें उन्हें बताई, और उसमें मेरी बहुत चीज़ें जैसे ऑपरेशंस की, टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें बताई, तो वो मेन पार्ट तो उसमें कट कर दिया। अब बेसिकली क्या होता है, शार्क टैंक है बेसिकली, उनको TRP चाहिए, तो उन्होंने बेसिकली जो मसाला पार्ट था जो अनुपम ने जो ग्रिल किया था वो दिखा दिया, और सारे पार्ट को, तो इससे उनको TRP बहुत अच्छी मिल गई। तो एपिसोड को जहाँ तक हैप्पी की बात है, बेसिकली हाँ खुश तो नहीं है, मतलब फंडिंग तो मिली तो ठीक है, अच्छा वो तो अच्छा लगा, बट जो मेन पार्ट था बहुत चीज़ें थी, हमारी जो वैल्यूएशन पे इस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, उस पर थोड़ा अगर वो दिखाते तो ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट रहता। मतलब जो अनुपम ने जो हमें कुछ क्वेश्चंस पे जो प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस पर अगर बहुत चीज़ जो बीच में हमने कुछ फंबल हो गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे नमिता ने भी उस पर बोला था कि आप पानी पी लो, डैट मीन्स आप ठीक है ले लो, ठीक है। फिर उसका सही भी करके फिर वो सही वाला पार्ट नहीं दिखाया, ओके, और फिर जो गलत वाला पार्ट था वो दिखा दिया।
ठीक है। ये था वहाँ पे चल रहा तो था। मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार ये वो भी आ जाता तो मजा आ जाता। राइट 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 राइट। ओके, तो क्या था वो चीज़, क्या थी जो मिस हुई? क्योंकि डोंट टॉक्स मौका दे रहा है आपको बताने का, बताओ। नहीं, वो मिस पार्ट जो था वो ना, जो किसी प्रोडक्ट की, जो अनुपम ने पूछा था, नमिता ने जो क्वेश्चंस पूछे थे कि कैलोरीफिकेशन जो वैल्यू कुछ पॉइंट्स थे। हाँ। तो उस पॉइंट पे नंबर्स थे, प्रोटीन का कुछ था, कार्बोहाइड्रेट कुछ था, तो वो नंबर इंटरएक्सचेंज हो गए थे। हाँ, उन्होंने तो बताना कार्ब्स का था, उन्होंने प्रोटीन का कुछ और बता दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। हमारी टीम जब उन्होंने स्टार्ट किया था ब्रांड ना, तो हमारे पास 3 को फाउंडर थे। तो मैं पूरा ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी देखता था, प्रियांक फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी देखता था। तो हमारी टीम में एक न्यूट्रिशन एडवाइजर थी जो बेसिकली पूरा न्यूट्रिशन पार्ट देखती। तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के कारण बेसिकली वो टीवी पे नहीं आ सकी वो, लेकिन अभी भी करंटली वो न्यूट्रिशन एडवाइजर है, पूरा सब कुछ देखती हैं। तो वो उनका पार्ट था। बट वो प्रियांक को 2-3 दिन पहले उसको पता चला कि नहीं लेके जा सकते, तो साथ में बेसिकली उसमें क्या था कि को फाउंडर को साथ में 2-3 दिन पहले ही हुआ है। हाँ, 2-3 दिन पहले हुआ। तो उसकी एक्चुअली फैमिली बोले कि नहीं, आप नहीं जा सकते वहाँ पे, आपको आप यहीं पे ऑफलाइन ही काम करो, वहाँ पे नहीं, तो को फाउंडर ही जाएंगे। तो प्रियांक को 2-3 दिन पहले सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो वहाँ पे नंबर्स सही बोले थे, बट वो थोड़ा सा इंटरएक्सचेंज हो गया। तो प्रॉब्लम इज दैट। तो वहाँ पे फिर सही बता दिया था, बट वही है, ठीक है, वहाँ पे जब पता चला। ओके, क्या शार्क टैंक के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ? शार्क टैंक के बाद सुपेक्स पे क्या एक्सपीरियंस हुआ कि क्या हो गया, एक रातों रात एकदम ऑर्डर्स आने लगे या इंक्वायरीज आने लगी, क्या हुआ? यार शार्क टैंक के बाद ना, मतलब हमको ही समझ नहीं आता क्या क्या हो के गया। मतलब रात को क्या हुआ था, प्रियांक बैंगलोर में थे, वहाँ पे थोड़ा रिसर्च कर, क्योंकि बिकॉज हमको बैंगलोर में थोड़ा एक्सपेंशन करना था। तो प्रियांक बैंगलोर में थे, मैं तो दिल्ली में था। ठीक है। अब मैं जिस टाइम पे हमारा एयर हो रहा था ना, उस टाइम पे मैं किचन पे था कि यार, बिकॉज क्या हुआ था, हमको पता था कि एयर होगा उसका ऑर्डर इंक्रीज होंगे 100%। तो उसमें क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हसल ना हो जाए किचन में, बहुत सारे स्टाफ को समझ नहीं आया क्या करना है। तो और ऐसा हुआ, और ऑर्डर्स इंक्रीज हुए बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। जैसे 10 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे के बाद ऑर्डर शुरू हो गए बढ़ना। अब उस टाइम पे मैं एपिसोड अपना लाइव देखा ही नहीं, मैं तो बेसिकली किचन में था, बिकॉज आई एम हैंडलिंग द ऑल द ऑपरेशंस। तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे कस्टमर के पास कुछ भी प्रोडक्ट जाए तो वो बेस्ट जाना चाहिए। अपना लाइव हम अपना बाद में देख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब ऑर्डर्स इनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि शार्क टैंक आपको ना ऐसा प्लेटफॉर्म देता है पूरी आपको नेशनल लेवल ब्रांड बनने के लिए। तो वो बेस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप काफ़ी सब कुछ कर लो, मतलब जितनी फंडिंग इतने पैसे, लेकिन शार्क टैंक आपको जो प्लेटफॉर्म देता है ना, वो कोई नहीं ब्रांड दे सकता, कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता। तो उससे हमें बेसिकली फ्रेंचाइजीज के ऑफर, अप्रॉक्स मोर देन 50 फ्रेंचाइजीज के ऑफर आ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से। अप्रॉक्स काफ़ी इन्वेस्टर्स ने हमें खुद रीच किया है कि अगले राउंड के लिए आप हमसे फंड ले सकते हो वो। और ऑर्डर्स भी काफ़ी इंक्रीज हो गए। मतलब ऑर्डर्स जो हमारे जो बेसिकली नॉर्मल ऑर्डर्स थे उसका डबल हो गया हमारा ऑर्डर्स एक ही रात में ही। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट डे से तो हम लोग सिर्फ किचन में ही थे। प्रियांक को यहाँ तक बैंगलोर छोड़ के आना पड़ा कि दिल्ली में आके कुछ करते हैं, दिल्ली में साथ में रह के कुछ एक जो प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि कस्टमर को सही चीज़ जाना चाहिए। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब फैबुलस एक्सपीरियंस। जॉब छोड़ दी उन्होंने? हाँ, जॉब तो छोड़ दी, मतलब अभी हमारा ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में है। हाँ। तो प्रियांक ने अभी 2 महीने हो गए प्रियांक को जॉब छोड़े हुए। तो अभी कैसे? अच्छा, अभी तो फिर ऑर्डर्स भी तो बढ़ गए। तो ऑर्डर्स बढ़ गए, साइकिल तो चल ही रही है। राइट। तो प्रियांक का ऐसा था कि मतलब वो जिस टाइम पे था उस टाइम प्रियांक की शादी होने वाली थी जिस टाइम में शार्क टैंक में। ओके। तो वो भी हम शार्क टैंक में बोले थे हमने, बट वो चीज वो कट कर दिया। ठीक है। वो चीज एक्चुअली अब होगी शादी, अभी हो गई शादी के बाद जॉब छोड़ दी। ये अलग हो गई, उल्टा हो गया। मतलब लोग शादी बेसिकली बहुत क्या होता है, हम जहाँ से हम कम फ्रॉम द लखनऊ, तो वहाँ पे क्या होता है, लड़के की जॉब देखकर बेसिकली शादी होती। अब शादी होने के बाद लड़के ने जॉब छोड़ दी, तो फैमिली को संभालना और सब चीज़ें संभालना। बट टीवी पे बोल चुके हैं जॉब छोड़ना है, तो जॉब तो छोड़नी ही पड़ेगी। बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके आना, तो जॉब तो छोड़नी पड़ेगी। तो प्रियांक ने तो क्या लगता है अब अभी अगर ड्यू डिलिजेंस चल रहा है और बहुत सारे लोगों को ड्यू डिलिजेंस में भी होता है कि नहीं होता फंडिंग, तो अभी भी लग रहा है जरूरत है फंडिंग की, या ऑर्डर्स इतने आ गए और कैपिटल इतना आ रहा है, कैसे चल रहा है? फंडिंग इज अ पार्ट थिंग, बिकॉज क्या होता है शार्क टैंक में जब हम जाते हैं तो फंडिंग एक अलग थिंग होती है। हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी जो शार्क की जो बेसिकली जो उनकी जो बेस्ट थिंग होती है, जो उनकी एडवाइस होती है, वो बहुत मैटर करती है। उनका जो ब्रांड वैल्यू होता है वो बहुत मैटर करता है। अपन को कैप टेबल पे अपने लाना है, वो बहुत मैटर करता है। तो जो शार्क टैंक में जो विनीता ने हमें फंड किया, उससे क्या होगा, हम मास स्केल पे अभी अपना आउटलेट एक्सपैंड करें। बिकॉज अभी हम करेंटली दिल्ली NCR में,
तो अभी मैं आपको थोड़ा सूपेक्स के बारे में बता दूं। सूपेक्स जो हम लोग इंडिया के फर्स्ट हेल्दी सूप बेस्ड मील ब्रांड है। यू नेवर हर्ड अबाउट द सूप ब्रांड इन कंट्री। इंडिया में कोई सूप का कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। अब चाय के लिए ब्रांड है, मोमोज के लिए ब्रांड, हर कम्युनिटी में अलग अलग ब्रांड्स हैं अवेलेबल, बट सूप के लिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है तो लेकिन वो पैकेटेड फॉर्म में, पैकेटेड फॉर्म में अगर सूप के नाम पे याद भी आता है तो नॉर आ गया, चिंग्स आ गया। एग्जैक्टली, बट उसमें प्रॉब्लम वही होता है ना कि इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे होते हैं। तो एक हेल्दी पर्सन जो होता है ना, वो कभी कंज्यूम नहीं करेगा ऐसे सूप्स को। उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड सूप्स चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हमारे सूप्स में कितनी कैलोरी जा रही है। सूप्स क्यों पीते, डॉक्टर्स क्यों प्रीफर करते हैं? बिकॉज सूप्स इज हेल्दी ऑप्शन। सूप्स आप कैलोरी डिफिसिट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, अगर वेट लॉस कैटेगरी में किसी को जाना है सूप्स में, हमारी साइंस बोलती है कि 7700 किलो कैलोरी डिफिसिट होना चाहिए बेसिकली आपको 1 किलो वेट घटाने के लिए। तो वो कैलोरी डिफिसिट आपको सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं मिलती, बिकॉज एक्सरसाइज इज 20%, 80% इज डाइट। तो डाइट तो आप दिन भर खाना खाते हो, तो आपको कैलोरी कैसे डिफिसिट होगी? आप इन्हीं चीज से रिप्लेस करके मील रिप्लेस, तो वी आर द मील रिप्लेसमेंट प्लान। तो हम कस्टमर को, हमारे 2-3 मॉडल्स हैं। वन इज ऑन डिमांड मॉडल, लाइक इन स्विगी जोमैटो, कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं। सेकेंड मॉडल इज वी हैव अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या होता है कि हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है, हमारा एक वेब ऐप है। कस्टमर बेसिकली उसमें अपने सारे क्वेश्चनर डालता है, लाइक बॉडी मास इंडेक्स, सारी चीज़ें। उसकी बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पे हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट है उसके लिए मील क्यूरेट करती है। और इसमें हमने बेसिकली AI बेस्ड प्रोडक्ट मैपिंग कर रखा है। एग्जैक्टली, तो बेसिकली उसमें पूरा AI बेस्ड प्रोडक्ट मैपिंग है, जिसमें कस्टमर ने अपने डेटा डाला, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको मील क्यूरेट हो जाएगा उसी समय। और उसमें कस्टमर को उसकी हेल्थ के टाइप से उसको, अगर उसने ये डाला कि मेरे को ग्लूटेन फ्री नहीं चाहिए, तो ग्लूटेन फ्री के बेसिस पे उसको सूप उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। उसी के बेसिस उसको सैलड असाइन हो जाएगा। तो सूप एक पूरा सूप बेस्ड सूपेक्स मील बन गया। मैं आपको सूपेक्स मील बताता हूँ। सूपेक्स मील क्या है? सूप प्लस सैलड सैंडविच वेजी बॉल। तो एक सूप के साथ कभी सैलड जा रहा है, कभी सैंडविच जा रहा है, कभी वेजी, तो एक सूपेक्स मील हुआ। तो बेसिकली इसमें कैलोरी डिफिसिट हमारे सूपेक्स मील से काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओके, परफेक्ट। तो मतलब इतना सब आपने ये जो बनाया, इसमें कितना टाइम गया, कितना R&D में कितना टाइम गया, और आपको कैसे पूरा एक प्रोसेस बताओ अर्ली स्टेज का। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि जब मतलब स्टार्टिंग से कैसे हुआ। जब आइडिया आ गया, सारी चीज़ें हो गई, मैंने प्रियांक से बोला कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आइडिया को चलते तुरंत आउटलेट खोलते, जो करना है करते हैं। क्योंकि पता था कि कुछ पढ़ा था कि क्लाउड किचन मॉडल होता है, उससे आप कम पैसे में भी आउटलेट खोल सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं दिल्ली चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट प्रियांक ने बोला दिल्ली क्यों? बिकॉज दिल्ली में मैं कुछ जब मैं 3-4 महीने दिल्ली में रहा हूँ, प्रियांक ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली इज़ वेरी गुड मार्केट। तो जानते भी थे दिल्ली के बारे में थोड़ा कुछ, और अपने घर के पास भी था, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हुआ कि कोविड के टाइम पे सारे कॉलेजेस बंद थे, तो अपनी फैमिली से मैं झूठ बोल दिया। मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज जा रहा हूँ पढ़ने, बिकॉज अब तो पता है ना फैमिली को। अभी तो पता है पॉडकास्ट के बाद। नहीं, अभी तो पता है। फैमिली से झूठ बोल दिया कि जा रहा हूँ कॉलेज, और मैं चला आया दिल्ली। प्रियांक ने बोला कि काम करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसको मार्केट टेस्ट करना। आइडिया तो हमें आ गया, बिकॉज किसी भी आइडिया को आप स्केल लेवल पे सबसे पहले टेस्ट करें, ये आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसके लिए छोटी सी हमने इन्वेस्टमेंट लगाई, और हमने दिल्ली में एक छोटा सा क्लाउड किचन खोला। वहाँ पे हमने एक शेफ़ हायर किए, न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किए, और इस मॉडल को टेस्ट किया 4 से 5 महीने। इससे पहले हमने 2 महीने लगाए इस आइडिया को, इसकी कैप टेबल, इसकी पूरी। कितना कैपिटल लगाया था स्टार्टिंग में? अप्रॉक्स 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। तो इसमें हमने कैपिटल, इससे पहले ना 2 महीने हमने इस पर रिसर्च किया था कि ये मार्केट में इसके थ्योरेटिकल भी, क्योंकि इसकी मार्केट कैप कितना है, क्या ये मार्केट बड़े लेवल पे बिजनेस जा सकता है कि नहीं। तो आपको बता दूं, इंडियन हेल्थ मार्केट करेंटली $8.3 बिलियन का है। इंडियन हेल्थ, उसमें से अगर मैं सूप का से मार्केट देखूँ तो इट इज 3500 करोड़। तो अगर मार्केट में हम अगर 10% भी इसको केटर कर लें, तो बेसिकली हमारी कंपनी हाँ बड़ी बन सकती है। तो हमने सोचा कि हाँ ठीक है, ये थ्योरेटिकल तो हमें ठीक है पता है, बट इसको अगर एक बार टेस्ट करते हैं, लोग इसको चाहते हैं कि नहीं, लोग खरीदना चाहते हैं कि नहीं। तो दिल्ली में सेम यूजुअल हमने एक क्लाउड किचन लिया और उसने ओपन किया। तो वहाँ पे ओपन करने के बाद 4 से 5 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। वही हमने मेथड किया जो हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में किया था। इम्यूनिटी बूस्टर सूप लॉन्च किया, कुछ ऐसे ही सूप्स लॉन्च किए। उसके साथ हमने उसमें कुछ हर्ब्स डाले। फिर अप्रॉक्स 4 से 5 में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे। मतलब साउथ दिल्ली में हमने ओपन किया था। अप्रॉक्स 4 से 5 में हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए वहीं पे एक आउटलेट में। ठीक है। फिर हमने सोचा कि अब ठीक है, मार्केट टेस्ट हो गया है, अब एक काम करते हैं, इसको कमर्शियली लॉन्च करते हैं। फिर हमने इन्वेस्टर्स को पिच करना स्टार्ट किया कि इसको, फिर हमको एक बेसिकली मेंटर मिले जो अभी करंटली जो हमें फूड, बिकॉज मैं भी फूड बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ
और प्रियांक भी पूरे फूड बैकग्राउंड से नहीं आता है। तो हमको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो बेसिकली हमको समझ में बता सके फूड बिजनेस कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ठीक है। तो हमको एज ए मेंटरशिप उन्होंने ज्वाइन किया। तो फिर उसको उन्होंने काफ़ी देखी हमारी पुरानी सेल्स देखी, उसकी वजह से हमने अपना प्री सीड राउंड वहीं से उठाया, उनसे सर से उठाया था। तो अप्रॉक्स हमने वहाँ पे सुपेक्स दिसंबर 2021 में हमने कंपनी रजिस्टर्ड कराई। उसके बाद हमने जनवरी 2022 में हमने कंपनी स्टार्ट कर दी, सुपेक्स को लॉन्च किया। फिर पहला आउटलेट हमने नोएडा में ओपन किया, फिर गुड़गांव में, फिर दिल्ली में। अभी हमारे पास करंटली 3 आउटलेट हैं और ये उसके बाद इस राउंड के बाद हम एक्सपैंड करेंगे। ठीक है। क्लाउड किचन से तीनों या अभी जो मॉडल हम कर रहे हैं, हम बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दो हब एंड स्पोक ऑडियंस को, सबको नहीं पता होगा ना जो सुन रहे हैं। क्लाउड किचन मॉडल में क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन क्या होता है कि इसमें एक सेटअप हम करते हैं डार्क किचन। बिकॉज आपके आज की डेट में रेंट सबसे मेन जो खर्चा होता है क्लाउड किचन में, वो कोई भी किचन खोलने में उसका रेंट होता है। रेंट अगर आप आज की डेट में बाहर लेने जाओगे अप्रोक्स काफ़ी ज़्यादा, वो क्लाउड किचन आप कहीं भी खोल सकते हो। उसमें स्विगी जोमेटो में आपने ऑनबोर्ड कर दिया, सिंपल आपको कस्टमर डाइनिंग करने कुछ नहीं करना है, कोई भी खर्चे नहीं करने। क्लाउड के कोई सेटअप किया, अप्रोक्स 40 से 50 हज़ार रुपये का सेटअप कर लिया आपने, और एक बंदा 2 बंदे नॉर्मल रख लिए, और उसके बाद हमने स्विगी जोमेटो में ऑनबोर्ड कर लिया। इट्स ए क्लाउड किचन। बेसिकली क्लाउड किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बस आपकी पूरी एक किचन बन गई, जहाँ पे आप डाइनिंग नहीं कर रहे हो, वहां से आप टेक अवेज कर सकते हो या स्विगी जोमेटो को पार्सल दे सकते हो। तो आपको एक किचन मिल गई जहाँ से आपका खाना बाहर जा रहा है। तो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट ये हो गया क्लाउड किचन। और क्लाउड किचन तो काफ़ी बूम कर रहा है। मतलब मैं आपको बताऊँ 2026 तक क्लाउड किचन जो इंडस्ट्री है, एज पर द वजीर एडवाइज़र जो अभी करंटली उन्होंने इसको रिपोर्ट निकाली है, 24% CAGR के ग्रोथ रेट पे इंक्रीज हो रहा है क्लाउड किचन मॉडल। तो ये क्लाउड किचन आगे चल के बहुत ही बूम पे, बिकॉज इसमें जो है ना काफ़ी कैपेक्स लाइट मॉडल बन जाता है, और आपको कैपेक्स लगाने की जरूरत ही नहीं। आपको मार्केट बिकॉज स्विगी से ऑनबोर्ड करो, अपना किचन खोलो और स्टार्ट कर दो ब्रांड। और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड आजकल यही कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है क्लाउड किचन करने के लिए। तो हमने भी सेम क्लाउड किचन मॉडल किया। हमने बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल भी किया। बिकॉज इसमें क्या होता है, बिकॉज एक आउटलेट तक आप सेम टेस्ट ले आओगे, ठीक है। अगर आपको 2-3 आउटलेट करना, 10 आउटलेट, तो सेम टेस्ट लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेस्टोरेंट 90% रेस्टोरेंट इसीलिए बंद होते हैं, बिकॉज उनका सेम टेस्ट नहीं आ पाता, ब्रांड नेम नहीं बन पाता, सेम द रीजन, उनका सेम जगह पे सेम टेस्ट नहीं आ पाता। एग्जैक्टली, फ्रेंचाइजी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आ पाता ना कि मंडे को खाना टेस्टी था, ट्यूसडे को टेस्ट चेंज हो गया। एग्जैक्टली। तो ये हमको पता था। ये हमने जो थ्योरेटिकल की थी, जो 4 से 5 महीने जो मार्केट टेस्ट की, इसमें हमने बहुत स्टडीज की थी सबके बारे में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व किया कि हमने बेसिकली सेंटर किचन को ओपन किया, उसको बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल से नोट से कनेक्ट किए। अब आपको बता देता हूँ नोट्स हमारे क्या होते हैं। आज की डेट में क्लाउड किचन 8 से 10 लाख रुपए में अच्छा क्लाउड किचन खोलने में लगता है, अगर आपको बेस्ट क्लाउड किचन खोलना है। हमारा मार्केट स्टैंडर्ड से 1/10 प्राइस में क्लाउड किचन ऑफर होता है, अप्रॉक्स 2 लाख रुपए में। इससे मैं आपको बताऊँ ये होता क्यों है, क्योंकि हमारे सेंट्रल किचन में क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल किचन में हमारे DIY किट बनता है। ठीक है। DIY किट क्या, हमारा एक बेसिकली सूप पैकेट होता है, उसमें बेसिकली सूप होता है। सूप का जो मेन थिंग कोर पार्ट होता है ब्रॉथ होता है। ब्रॉथ में फिर हमारा वेजीज होती है, फिर हमारा उसका मसाला मिक्स होता है, 3 से 4 टाइप की चीज़ें होती है उसको पैकेटेड फॉर्म में। और उसको अगर डीप फ्रिज में -17 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ अप टू 6 मंथ तक B2B नोट्स में उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है। तो सेंट्रल किचन में वो DIY किट प्रिपेयर होता है और सारे नोट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सारे एक्सपर्ट सिर्फ हमें चाहिए सेंट्रल किचन में एक जगह, और नोट्स में हमें चाहिए कोई नैवे शेफ। अगर मैं चाहूँ आज की डेट में अपना सूप बना सकता हूँ, कोई भी चाहे अभी बना सकता हो। तो हमारा इतना स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, सेम टेस्ट। तो सेम टेस्ट इसके स्केल करने पे हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। इस मॉडल पे क्लाउड किचन पे हमने इसको किया। तो आप लोग पैकेजिंग में जाना चाह रहे हो या फिर फ्रेश मेक में ही जाना? अभी हम लोग अभी करंटली तो क्लाउड किचन मॉडल पे ही चल रहे हैं, बट हमारा रिसर्च भी करंटली है। बिकॉज क्या होता है कि क्लाउड किचन में अभी तो हम जैसे कि ऑल ओवर, बिकॉज हमें पूरे सुपेक्स को ऑल ओवर इंडिया जान गया, हमें इंक्वायरीज ऑल ओवर इंडिया से आ चुकी है। तब गुजरात, मध्य प्रदेश, MP हर जगह से अवेलेबल इंक्वायरीज आ रही है कि आप सूप्स हमें भिजवाओ। महाराष्ट्र से, पुणे से काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट हम हर जगह अवेलेबल नहीं है, और हमें अवेलेबल होने क्लाउड किचन मॉडल पे बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हमारा रिसर्च वर्क आ रही है, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट टीम अभी रिसर्च कर रही है, फूड टेक्नोलॉजी सारी चीज़ लोग जिस पर देख रहे हैं कैसे हम कि एक पैकेटेड फॉर्म में ले आए, बट विदाउट द नो प्रिजर्वेटिव्स, और उसकी सेल्फ लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सके उसके पैकेटेड फॉर्म में। फिर उसके हम D2C मॉडल में जा रहे हैं। इन द फ्यूचर हम इस पे जाएंगे, बट अभी रिसर्च वर्क, अभी करंटली हम क्लाउड किचन मॉडल पे वर्क कर रहे हैं।
ठीक है, तो अभी के जो बिल्कुल पास वाले फ्यूचर प्लान्स ये है कि और क्लाउड किचन या अभी फ्यूचर प्लान्स इस राउंड के बाद हम बेसिकली अप्रॉक्स मोर देन 10 आउटलेट ओपन करेंगे। परफेक्ट। सो ये वेबसाइट आपने बनाई है? यस। प्यारी वेबसाइट है, बहुत अच्छी है। लाइक मेरे को नहीं मिलती बहुत सारी, क्योंकि मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो मैं बहुत वेबसाइट बनवाता हूँ, ऐप्स बनवाता हूँ। हाँ। तो ये वेबसाइट देख के मेरे को पसंद आई काफ़ी। मैंने कहा हाँ यार ये अच्छा काम हो रखा है। नहीं यार, मतलब कॉलेज में मतलब होस्ट कंट्री चलाया था ना, तो उससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था, मतलब कि हाँ वेबसाइट तो ये सब चीज़ें, इस सब में हमारा जो स्टार्टिंग जो एक्सपेंस था वो सब बराबर बच गया था, बिकॉज खुद से ही सब कुछ देखना था। आपको टेक्नोलॉजी में बता दो, हम लोग ना बहुत 2-3 टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं टेक्नोलॉजी में हमने एक ऑर्डर डेंसिटी सॉफ्टवेयर बनाया है। उसमें क्या करते हैं हम, आज के डेट में क्लाउड किचन तो ओपन करना ईजी है, ठीक है, बट क्लाउड जोमेटो स्विगी क्या करता है, आपके जोमेटो स्विगी खारे कस्टमर के जो नंबर होते हैं वो पूरा मास्क कर देता है। आप उनको रीच नहीं कर सकते हो, ना एड्रेसेस कर सकते हो, उनको रीच कहाँ से ऑर्डर आया कुछ भी नहीं पता है। तो इसको हमने क्रैक किया है। अब क्या होता है कि हमारे जोमेटो स्विगी लैटलॉन्ग देता है। हमने लैटलॉन्ग को क्या वायर रिवर्स जियो कोडिंग के बेसिस पे एक अपना पिन कोड एनालिसिस बनाया, जिसमें हमारे पिन कोड पता चल जाता है किस पिन कोड पे कितने % ऑर्डर और क्या एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। तो इससे मार्केटिंग में हमें काफ़ी बेस्ट मिल जाता है। बिकॉज अभी क्या होता है, आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग करनी है, ठीक है, आपने पूरा रेडियस डाल दिया, अप टू 8 किलोमीटर का रेडियस डाल दिया, ठीक है, आपको पिन कोड नहीं पता, आपने देखा कि मेरे को इस पिन कोड से मेरे 70% ऑर्डर्स हैं और इस एक पिन कोड से मेरे 10% ऑर्डर, तो आपको 10% वाले को इंक्रीज करना है, 70% वाले पे आपने थोड़ी मार्केटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। एक पिन कोड पे 10% वाले पे मार्केटिंग कॉस्ट इंक्रीज, तो उसका आपका मार्केटिंग जो ROI है वो आपको बेस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी हम कभी करंटली कर रहे हैं। दूसरा हमें टेक्नोलॉजी में हम एक QR डेंसिटी, एक हमने जो क्या होता है हमारा जो सूप जार बतानी नहीं थी वैसे कैमरा पे कैमरा पे बतानी नहीं होती है वाली सीक्रेट्स, मजाक करो, बताओ। हाँ। नहीं, कोई भी कर सकता है, बट अभी ये बेसिकली अभी लोगों को पता नहीं कि हम ये बता रहे टेक्नोलॉजी में हम इसको कर रहे हैं अभी करंटली। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इसको मिल रहे हैं हमें। एंड दूसरा हमने बेसिकली एक हमारा जो ग्लास जार होता है, ग्लास जार में हमने उस पर जो टॉप स्कैनर, उसमें स्कैनर लगा हुआ है, तो कस्टमर स्कैन करके उस पर्टिकुलर सूप की न्यूट्रिशन वैल्यू को जान सकता है उसमें। अच्छा। तो अगर आपको टोमेटो बेसिल सूप है, इटालियन मिनेस्ट्रोने सूप है, तो टोमेटो बेसिल के आपके क्या कार्ब है, क्या प्रोटीन है, वही शार्क टैंक में जो हमने स्कैन करके दिखाया था वहाँ पे। हाँ। तो वही सारी, तो वो स्कैनर क्या हार्ड ड्राइव है क्या इसके? नहीं, स्कैनर जो हमारा जो ग्लास जार है उसके ढक्कन पे लगा हुआ है। तो अगर उसको कस्टमर ओपन करता है तो वहाँ पे स्कैनर मिल जाता है, तो वो स्कैन करके पर्टिकुलर सूप की न्यूट्रिशन वैल्यू को जान सकता है। अच्छा, स्कैनर मतलब QR कोड लगा रखा है QR कोड लगा। ओके। तो मतलब अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो अपने कैमरा से स्कैन करके मेरे को सब पता लग जाएगा कि क्या उस पर्टिकुलर सूप की आप न्यूट्रिशन वैल्यू है। ओके। तो इसके हाँ, तो उस टाइम पे दिक्कत भी यही हुई थी एपिसोड में कि वो गलत एक्सप्लेन हो गया था। हाँ, वही वो एक्चुअली नंबर वही इंटरचेंज हो गया था, बस वो नंबर सही थे, सारी चीजें सही थी, बट फंबलने से कारण फंबलने से एक वो भी हुआ था ना कि उन्होंने 3 बार पूछा कि मेरे को वो बता, और वो वेबसाइट दिखाने लग गए थे। वो बीच में कट कर दिया उन्होंने काफी चीजें। अच्छा। वो उसमें चीजें बताई थी, बट वो बार बार उसी चीज को दिखा रहे हैं, उसमें टीवी में दिखा रहे हैं, तो वो अच्छा, वो मतलब एडिटिंग में गड़बड़ हुई है। गॉट इट। बढ़िया। तो आप बता रहे थे AI आपने करा है इसमें, थोड़ा उसके बारे में बताओ। इसमें हम बेसिकली AI प्रोडक्ट बेस्ड मैपिंग कर रहे हैं, जिसमें कस्टमर के बॉडी में जितने भी रिक्वायरमेंट होगी, ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटाबेस है उसमें से उसके, अगर कस्टमर ने ग्लूटेन फ्री इसमें चेकलिस्ट पे डाला ग्लूटेन फ्री मेरे को चाहिए, उसने डाला है कि मैं डायबिटिक पीपल हूँ, मेरे को डायबिटिक पीपल उस बेसिस पे मुझे सूप चाहिए, तो उसमें अपने डिस्क्रिप्शन डाल, तो हमारे जो बैकएंड में जो डेटाबेस उसके बेसिस पे पूरा मील क्यूरेट ऑटोमेटिकली बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो सूप्स हैं वो डाइटरी प्रेफरेंस पे हमने बनाए हैं, लेकिन वी हैव ए वीगन सूप, वी हैव ए ग्लूटेन फ्री सूप्स, वी हैव ए डायबिटिक फ्रेंडली सूप, वी हैव ए कीटो फ्रेंडली। तो हमें 4 से 5 वैरायटी हमारे सूप्स है। तो हमारे जोमेटो स्विगी मेनू में भी सूप में भी कैटेगरी है, और वो तो हमारा एक बेसिक नॉर्मल है, जो फिक्स मेनू जो कस्टमर के बॉडी रिक्वायरमेंट वो हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल में चला जाता है। तो आपको बॉडी में कुछ भी डालोगे तो उसको मील क्यूरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो AI बेस्ड प्रोडक्ट मैपिंग करेंटली इसमें हम अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल में कर रहे हैं। कितनी कैटेगरीज है अभी? कैटेगरीज अभी हमारे पास टोटल है, वी हैव ए सूप्स, वी हैव मोर देन 99+ वैरायटी ऑफ सूप्स। अब सूप्स को, अब लोगों को कस्टमर लगता है कि 99 जो प्लस वैरायटी है उनको सेम टेस्ट लाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज 99 वैरायटी उनको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ था। बट मैं आपको इसमें बेस्ट ही बता,
हम इतना इसको हमने ऐसा क्रैक किया कि अप्रॉक्स 9 से 10 बेसिस में ही हमारे 99 वैरायटी बन जाते हैं। हमारा जो आपको बताया था ना DIY किट में जो बेस होता है, जो कोर थिंग होता है, वो हमारे 9 से 10 वैरायटी के हैं। उसी सूप को इंटर से एक्सचेंज करके कभी हमने कुछ डाल दिया, कभी हमने कुछ एक्सचेंज कर दिया, तो सूप्स उससे इंक्रीज हो जाते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास 99 वैरायटी है, बट हमें जो मैनेज करना पड़ता है, जो इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ता है, वो हमारा 9 से 10 बेसिस के हैं। तो वी हैव ए सूप्स, we have a salad also, we have a healthy salad, all the things are healthy। तो बेसिकली हमारे पास होल व्हीट सैंडविचेस हैं, सैलड्स हैं, तो सबकी कैलोरीफिकेशन सब कुछ सब न्यूट्रिशन से फिक्स कर दिया सारी चीज़ें। तो हमारी जोमेटो स्विगी में आप कस्टमर सारी चीज़ें डिटेल्स आप देख सकते हो। तो राइट नाउ कैटेगरी 4 से 5 कैटेगरी। एक क्लाउड किचन में कितना स्टाफ चाहिए होता है अच्छे से फुल फ्लेज रन करने के लिए? फिर हमारे मॉडल पे ना, अगर क्लाउड किचन हब एंड स्पोक मॉडल पे वर्क करें ना, तो सेंट्रल किचन जो होता है वहाँ पे आपको एक्सपर्ट शेफ चाहिए, बिकॉज वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन आपको सारी चीजें बनानी। हाँ। जो नोट्स होता है, नोट्स में अप्रॉक्स हमारे 2 बंदे मैक्सिमम, और वो भी कोई एक्सपर्ट शेफ बंदे चाहिए। वो तो उनके तो फॉर्मूलाज है कि उनको ये करना है, वो करना है, राइट, क्योंकि सब कुछ बन के आ रहा है सेंट्रल किचन से। सारी नोट्स में आपको पास खाली ओपन करना है, उसको गर्म करना, दे देना, बस सिंपल थिंग। सेम टेस्ट, उनको ना टेस्ट से कोई मतलब ना कुछ मतलब है, सारी चीजें हमारी टेस्ट भी सेंट्रल किचन से बन के आ रही है। तो मेन जो हब है वहाँ पे कितने लोग हैं? मेन जो अभी करंटली हब है अप्रॉक्स वहाँ पे 5 पीपल है सेंट्रल किचन में। ठीक है। और जो अभी हमारी टोटल जो टीम है वो अप्रॉक्स 17 पीपल की टीम है। ठीक है। टोटल 3 आउटलेट्स प्लस जो कॉर्पोरेट पीपल्स हैं, एवरीथिंग, तो उनको फाउंडर्स को मिला के 17 लोग हैं। परफेक्ट। अब ये एक्सपैंड करोगे फंडिंग के बाद क्या प्लान है? जैसे कैश आता है उसके बाद क्या करना है? फंडिंग के प्लान अभी करंटली जो एक्सपैंड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंगलोर एंड दिल्ली एनसीआर को डीपली पेनिट्रेट करना है। ठीक है। इस राउंड में तो हमको यही करना है, और पैकेटेड पे हम भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसको साइंटिफिकली कैसे हमको उसको 12 मंथ के सेल्फ लाइफ विदाउट प्रिजर्वेटिव पे कैसे वर्क करें। तो ये प्लान्स अभी करंट जो भी नियरेस्ट प्लान्स अभी हमारे। ठीक है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ आते हैं? टेक्नोलॉजी में आते हैं, फूड को, ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा। बताओ। बिकॉज मैं पूरा ऑपरेशंस देखता हूँ। मतलब प्रियंका जो रोल है ना, वो बेसिकली फाइनेंस, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग का है। ठीक है। तो उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को नहीं मैनेज करना है। बिकॉज और मेरा जो रोल है फुल ऑपरेशंस, मतलब पूरा ग्राउंड से लेकर आपको लोगों को, मैनेजर से लेकर स्टाफ से लेकर आपको कल स्टाफ, अगर सपोज दैट एक शेफ में हायरिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, शेफ हायर्स मिलते नहीं। और आज की डेट में क्या होता है, इंजीनियर मिलना बहुत आसान है, आप कहीं भी कर सकते हो, मतलब बट जो शेफ, अच्छे शेफ ना मिलने बहुत मुश्किल है, जो आपको आपके ब्रांड के साथ टिके रहे। शेफ में क्या होता है, जो ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि आज उन्होंने काम किया, कल कहीं सैलरी ज़्यादा मिल रही, कल कहीं छोड़ के कहीं और कर लिए, तो उनके अंदर लॉयल्टी पार्ट नहीं रह जाती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, कल ही हमारे 1-2 शेफ निकल गए, उनको कहीं कहीं और से सैलरी मिली, कहीं और चले गए। तो ये सब प्रॉब्लमेटिक बहुत ऑपरेशंस में आते हैं। सेम टेस्ट लाने के लिए बहुत वो स्टैंडर्डाइजेशन पे हमेशा रेगुलर चेकिंग होती है। फूड टेक्नोलॉजीज के साथ हमेशा एक प्रोडक्ट को रोज हर वीकली चेक पॉइंट होते हैं, उस पर कोई भी गड़बड़ होती है कैसे? मतलब कभी कस्टमर के एंड से आया कि नहीं इस बार टेस्ट चेंज हुआ? गड़बड़ टेस्ट मामले में तो मतलब बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे शार्क टैंक में उनको शार्क को 2 ऐसे था कि मतलब बहुत डाइसी था कि वहाँ पे वो बोल रहे, अमन बोल रहे हैं कि मेरे को पसंद नहीं आया बॉस, वहाँ पे वो बोल रही है कि यार बहुत मीठा है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ठंडा है पर अच्छा है, वो कह रहे हैं टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बहुत मिक्स रिएक्शंस थे। राइट, मैं उसको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। वो जो हमारा जो DIY पैकेट था, हमने दिल्ली से 2 दिन बाद हमने उसको मुंबई लेके गए थे। तो उतनी पूरी जर्नी में हम बेसिकली क्या हुआ था, वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, 48 घंटे का टाइम हो गया। तो वहाँ पे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। उस टाइम पे इंस्टेंटली बनाना, वहाँ पे देना, वहाँ पे फ्रेशली जो पॉइंट है, बिकॉज हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड सूप बना के देते हैं हमारे से नोट्स में। तो दिल्ली से मुंबई में थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा डिफर हुआ था। जहाँ तक टेस्ट की बात है, मैं आपको स्मोक चिकन जैसे जो अमन को जो टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, मैं आपको बता दूँ वो बेस्ट सेलर सूप है हमारा। हाँ एग्जैक्टली ना, वही उनका भी रिएक्शन यही था कि ये तो अच्छा होता है बट पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा। वही उनका टेस्ट में थोड़ा सा उनको समझ नहीं आया, बट विनीता को टेस्ट में बहुत अच्छा लगा था। वो भी हमारा काफ़ी अच्छा सूप है, लोटस रूट वॉलनट सूप है, वो बहुत बेटर लगा। आपका कौन सा फेवरेट है? मेरा तो इटालियन मिनेस्ट्रोने सूप है। तो ये मेरे को लगा था आप लाओगे आज एक सूप। नहीं ले आएंगे। मैं आऊँगा ना, मैं नोएडा आऊँगा तो मैं ट्राई करूँगा, या जीके जाऊँगा तो। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में स्टार्टअप में कितना टाइम लगता है? मतलब कि जो आप जैसे आप API बनाते हो कि यार ये नया चीज़ बनानी है या कुछ आ रहा है, जैसे AI इंटीग्रेट करे थे, तो इसमें कितना प्रोसेस में टाइम जाता है? यार हमारा ना स्टार्टिंग से ही, मतलब हमने जब मार्केट टेस्ट करे थे तभी से हम ये सब चीज़ बस हमने 5 महीने तक मार्केट टेस्ट किया। मतलब जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से नहीं है। हाँ। तो मेरे को लगा कि यॉर्क स्टोर में मैं
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे थे, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लिया, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। पर मेरे को लगता है कि अगर मैं ये हटा देता तो मेरा मैनुअल वर्क बहुत कम हो जाता। जैसे कि मैं ऑर्डर आ रहे हैं और उसको ई कॉमर्स की तरह अगर मैं कर पाता ऑपरेट, तो क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था, एक छोटा सा लड़का बस कुछ ना कुछ कर रहा है उस टाइम पे। तो मेरे को, जैसे आपने कहा हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, तो ये चीज़ मेरे को बाद में विद टाइम रियलाइज हुई कि कस्टमर ने कहा कि उसको देसी ट्रे चाहिए, पर उसमें उनको 5 नॉर्मल एग चाहिए, 3 वाइट चाहिए। तो ये वाली चीज़ मेरे को बिजनेस के साथ समझ आई। तो आप जैसे कह रहे हो स्टार्टिंग से कर रहे थे, तो वो चीज़ें क्लियर थी, और बिजनेस के साथ कैसे चीज़ें चेंज हुई वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। बिजनेस के साथ कैसे चेंज हुई, मतलब उसमें जैसे आपका ही पॉइंट रहता है, जैसे आप जो बता रहे हो, जो कस्टमर को ये चाहिए, कस्टमर को इस कलर का चाहिए, आप इस पे ना डेटाबेस बना लो। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डेटाबेस बना लेना चाहिए हमें, ठीक है, कि बैकएंड में कितने क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने होंगे, उसके बेसिस से क्या कस्टमर क्या चॉइस कर सकता है, उसके बेसिस पे जैसे हम अपने में बताता हूँ मैं, हमारे जो कस्टमर जो मील क्यूरेट है, कि कस्टमर को ग्लूटेन फ्री चाहिए, कि कस्टमर को डायबिटिक वाला सूप चाहिए, कस्टमर को कीटो, उसने कीटो फ्रेंडली चूज़ किया, कीटो में उसको ग्लूटेन फ्री नहीं चाहिए। तो उस टाइप के हर टाइप की वैरायटीज हमारे डेटाबेस में एडेड है। कस्टमर ने जो डाला उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली बन गया पूरा मील, उसके लिए इंस्टेंटली मील क्यूरेट हो गया, और वो एक्यूरेसी हर टाइम एक्यूरेसी आ जाएगी। तो हमें कोई न्यूट्रिशनिस्ट बार बार हमें नहीं चाहिए, जो हम किसी भी डिपेंडेंट नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे टेक्नोलॉजी पे सब कुछ इनेबल्ड है। तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो इंस्टेंट कस्टमर आया हमारे ऐप पे और उसने अपना डिटेल्स डाली, उसको मील क्यूरेट हो गया। तो बहुत सिंपली हो रहा है, टेक्नोलॉजी से काफ़ी हेल्पफुल मिल जाती है हमको। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी बनाने में टाइम लग जाता है। हाँ, मतलब अगर आपको या तो थर्ड पार्टी कर लो, अगर खुद से आता है तो आपको दो तीन इंटर्न रखो। हमने तो ऐसे ही किया था अपने कॉलेज के, मेरे को थोड़ा पता था, कॉलेज के जूनियर्स को पकड़ लिया और जूनियर्स को बैठा के काम करा लिया और बन गया अपना जो। कितना टाइम हो गया आपके ब्रांड को? अप्रॉक्स हमने जो स्टार्ट किया था फ्रॉम कोविड में किया था। कोविड में तो मार्केट टेस्ट से स्टार्ट किया था, बट हमने जो ऑफिशियली लॉन्च किया था दिसंबर 2022 में। मतलब दिसंबर 2021 में हमारा बेसिकली लॉन्च हो गया था कंपनी, जनवरी 2022 में हमने कंपनी स्टार्ट कर दी थी पूरी। और आप सूप पीते थे पहले से? क्योंकि 2 तरीके के फाउंडर्स होते हैं, एक होते हैं जो मार्केट डिमांड के पीछे भाग जाते हैं, एक होते हैं जो खुद की कि मेरे को बहुत पसंद था। जैसे मैंने बचपन में स्केटिंग बहुत की थी, तो मैंने स्केटिंग सिखाई, पर मैं एग का इतना फैन नहीं था, तो पर मैंने अंडे का भी काम किया। तो मैं लगता है मैं हर कैटेगरी में फिक्स हो जाता हूँ। तो आपका क्या था? आप सूप पीते थे या आपको लगा कि जैसे कि सूप का रिस्पॉन्स आया तो चलो सूप में ब्रांड बनाते हैं? नहीं यार, सूप तो मैं नहीं पीता था। मतलब स्टार्टअप करने का था कि मतलब कुछ करना है, मैंने स्टार्टअप करना था, क्योंकि इससे पहले 2 स्टार्टअप चला चुका था, तो मतलब कोई इतना अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था। बट विश्वास हो रहा था कि यार झूठ बोल के फैमिली से निकला हूँ दिल्ली से, कुछ ना कुछ तो करना है। बिकॉज उस टाइम पे मतलब काफ़ी मैंने तो फैमिली से झूठ बोला था, और मतलब मैंने MBA भी दिया था, उसमें कैट दिया था, और मतलब काफ़ी अच्छे टॉप IIMs से मेरे को एडमिशन हुआ, तो मैं कन्वर्टेड ऑल द IIMs। उसके बाद वो भी मतलब पापा ने बोला कि MBA कर ले, कम से कम अगर कुछ जॉब नहीं करे MBA कर ले। मैंने कहा MBA यार पापा एक काम करते हैं, MBA मैं 2 साल बाद भी कर लेता हूँ, बिकॉज अभी मेरी एज क्या है 24, तो 24 साल की मैं MBA क्या कर लेंगे बाद में, अभी स्टार्टअप कर लेंगे। तो फिर उसके बाद मतलब उस टाइम पे ऐसे बात नॉर्मली बात हो रही थी, बट पापा को इतना ठाने की करेगा नहीं, फिर उनको झूठ बोल के चला गया। फिर स्टार्टअप से सुपेक्स में लग गया था। फिर अभी शार्क टैंक के 2 महीने पहले उनको पता चला कि हाँ कर रहा है, फिर उनको सब कुछ बताया कि हमें 3 आउटलेट हैं भी हमारे, तब जाके। अच्छा, अभी शार्क टैंक के बाद पता लगा? शार्क टैंक के 2 महीने पहले बात, तब भी अभी भी पहले थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा खुलना शुरू हुए कि हाँ। अब पूरा खुल गया? अभी भी नहीं खुला? चल रहा है प्रोसेस अभी। मतलब जब उनको एक्चुअली क्या होता है ना, अपनी मिडिल क्लास फैमिली में बेसिकली लखनऊ ये सब, वहाँ से क्या होता है उनको ये सब चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप समझ नहीं आती। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप, मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप का पॉइंट बताता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि हमारे एंसेस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, बट कोई नाम नहीं था। अब जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ बनाया, कुछ फायर का डिस्कवर किया, कुछ और डिस्कवर, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप था। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को लाना, कि किसी भी ट्रेडिशनल वे को उसको डिस्ट्रक्ट करके आप न्यू फॉर्म में वाया टेक्नोलॉजी वाया एनीथिंग उसको बनाना। ये अभी हमारी न्यू जनरेशन में एंटरप्रेन्योरशिप नया वर्ड आया, बट उनको ये सब चीज़ें नहीं पता थी, बट उन्हें अभी धीरे धीरे समझने में टाइम लगेगा। यही सेम चीज़ बस शार्क टैंक का भी हेल्प कर रहा है। मतलब आज की डेट में हर पेरेंट्स अपने माँ हर टेबल पे शार्क टैंक की बातें हो रही हैं, तो शार्क टैंक ये चेंज कर रहा है धीरे धीरे, और आई थिंक ये नेक्स्ट डिकेड में 100% चेंज हो जाएगा। मतलब जो इंजीनियर्स एक डिकेड चला था इंजीनियर्स का, दूसरा डिकेड चला था पूरा आपका MBA का, अब ये नेक्स्ट डिकेड चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का। परफेक्ट। कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को? क्योंकि आप मस्त बोल रहे हो, मज़ा आ रहा है। कुछ यार मेरे साथ मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि
मतलब किसी भी चीज़ों को करने से पहले ना मतलब आप इतना सोचना नहीं चाहिए। मतलब बहुत लोग के पास ना आइडिया होता है कि यार मेरे को जॉब छोड़नी है, मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को ये करना है, मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, बट वो सोचते ही रह जाते हैं। वो हर चीज़ को परफेक्शन सोचते हैं कि मेरे को परफेक्ट लाना है, मेरे को ये परफेक्शन जब हो जाएगा तभी मैं करूँ। वो परफेक्शन कभी नहीं आता। मेरे को भी ना ऐसा था कि मतलब कि कुछ ऐसा परफेक्शन पे कभी नहीं आया, मतलब सीखता चला गया, करता चला गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब कुछ आया तो उसको स्टार्ट कर दो। फेल ही तो हो गए, क्या दिक्कत है? अब फेल हो गए, दोबारा स्टार्ट करोगे, फिर दोबारा। फेलियर से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मेरे 2 स्टार्टअप्स मेरे को तो उसी से सीखने को मिला। मेरे को कोई कॉलेज की ऐसी कोई डिग्री नहीं है मतलब कि जो ऑपरेशन मुझे हेल्प की सारी चीज़, बिकॉज मैं भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, तो ऑपरेशंस फुल्ली मैं ऑपरेशंस में पूरा देखता हूँ। तो ऑपरेशन कोई डिग्री नहीं, तो मैं भी सीख के ही आया हूँ। तो वैसे करते रहो बस यार, बस वही बोलना है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने बोला था कि शार्क टैंक का जैसे एपिसोड एयर हुआ तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कॉल आए और वो बोल रहे थे कि यार हम इन्वेस्ट करेंगे। और जब हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, तब आपने बोला था कि हमने नई कैटेगरी में थे तो हमने 100, 200, 300, 500, 1000 मेल्स भेजी हैं सारे इन्वेस्टर्स को, इंडिया के जितने भी हैं, और कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। तो पहले वाला बताओ कि क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शार्क टैंक में नहीं आए बट वो ढूंढना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसे, उनके लिए क्या पाथ होता है? और दूसरा कि एक नई कैटेगरी में कैसे इन्वेस्टमेंट मांगे? हाँ ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप नई कैटेगरी कोई बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी में जो मार्केट में नहीं है, सबसे पहले उसका मार्केट कैप देखना चाहिए कि ये मार्केट उसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, लाइक यूरो मॉनिटर, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, उसको आप रिपोर्ट्स में देख सकते हो कि ये आइडिया की मार्केट कैप कितनी है, इंडिया में कितनी बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड वाइड कितनी बड़ी मार्केट है उसी। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो आज की डेट में इन्वेस्ट भी करते हैं वो मार्केट कैप पे, कि यार उनका रिटर्न बनेगा, वो इन्वेस्ट करेंगे इतने परसेंट पे, तो उनको फ्यूचर में 5 साल बाद 10 साल इतना रिटर्न मिलेगा। अगर मार्केट बड़ी होगी तभी रिटर्न मिलेगा। तो पहले तो ये सब चीज़ मार्केट रिसर्च पे करना चाहिए एक नए आइडिया पे, फिर जाके इन्वेस्टर को पिच करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक आप एंजल इन्वेस्टर्स आज की डेट में बहुत सारा फेमस हैं, आप गूगल भी कर सकते हो, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन कुणाल शाह, शार्क टैंक में बहुत सारे जो अनुपम मित्तल सर है, ये सब लोग जो हैं ये सब भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं। एक तो ये हो गया एंजल इन्वेस्टर्स को रीच करना, आप लिंक्डइन से रीच कर सकते हो उनको, उनके बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं उनको रीच कर सकते हो। दूसरा एक मॉडल होता है, बहुत सिंपल होता है, इंक्यूबेटर्स करना, अपने स्टार्टअप को इंक्यूबेट कर लेना। बिकॉज अभी हम बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो इनिशियल उन्हें बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है, उनके अकेले बंदे, उनके पास आइडिया है बट उन्हें आइडिया को कैसे उनको एग्जीक्यूट कैसे करना वो हमें नहीं पता। इंक्यूबेटर बहुत हेल्प करता है, बहुत सारे इंक्यूबेटर, जैसे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा इंक्यूबेटर है वाईसी कॉम्बिनेटर, तो वो कॉम्बिनेटर है। इंडिया में भी बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो हमारी हेल्प करें, इंडिया एक्सेलेरेटर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म। आपने करा था इनको रीच? हाँ करा था रीच इंक्यूबेटर। तो क्या रिस्पॉन्स था? स्टार्टिंग में बहुत सारे इक्विटी पॉइंट था, बहुत सारा ऐसा था कि साथ में मतलब बहुत मुश्किल से आए थे, वो भी लोग मतलब मान नहीं रहे थे कि हाँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो ऐसे बोला था कि इतनी % इक्विटी दे दो मुझे, और बट कंफर्म नहीं था। चल बहुत से लोग ऐसे ही आए थे कि 50% इक्विटी दे दो हमसे, अच्छा, और हम इंक्यूबेट कर देंगे। बट ऐसे इंक्यूबेटर्स आए थे, बट उन्होंने कहा नहीं यार थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा रेवेन्यू लाते, बिकॉज उस टाइम पर हमारा रेवेन्यू नहीं था। बिकॉज हम किस पॉइंट पे बोले, हमारे पास, हम तो एक तो नई कैटेगरी बिल्ड कर रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू भी नहीं है। तो हमने सोचा कि काम में थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ जाए, अप्रोक्स 4 से 5 महीने उसको और अच्छे करते हैं। तो हमने ना जनवरी जब लॉन्च किया था, जनवरी से लेकर अप्रोक्स जून जुलाई तक हमने अच्छा खासा रेवेन्यू करा था। शार्क टैंक पे हमारी जो सेल्स थी अप्रोक्स इट वाज 8 लाख रुपीज़ शार्क टैंक के टाइम। उस टाइम पे 2 महीने पहले हमने इन्वेस्टर्स को रीच करा था, अप्रोक्स 1 करोड़ का हमारा ARR था उस टाइम पे शार्क टैंक के टाइम पे। तो वहाँ पे हमने इन्वेस्टर्स को रीच किया था। फिर उन्होंने अप्रॉक्स हर रोज़ मेल करते थे उससे पहले, मतलब हर रोज़ 100 200 मेल हर रोज़ आती थी उनको। पहले क्रंच, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं इन्वेस्टर्स की मेल ID मिल जाती है, डिटेल्स मिल जाती है, तो वहाँ से डेटा निकाल के उनको रेगुलरली मेल करना, फिर उनको फॉलोअप लेना कि हाँ ये करना। बहुत सारी मीटिंग्स इंडिया के, मतलब हम लोग तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को रीच कर चुके थे, सारे एंजल इन्वेस्टर्स को। बट वही है ना, आइडिया अच्छा, मतलब वैलिडेशन नहीं था, आइडिया तो ठीक था बट नई कैटेगरी थी, तो बहुत लोग मना कर रहे थे, बट बोले थे आगे करेंगे और रेवेन्यू लाओ। और मतलब बीच में क्या होता है, जब पहला प्री-सीड राउंड किया था, जो अपने जो मेंटर है उनसे हमने अप्रॉक्स कुछ फंड लिया था, तो एट द सेम वैल्यूएशन पे अप्रॉक्स जो भी करंटली शार्क टैंक की वैल्यूएशन है, सेम वैल्यूएशन पे हमने वहाँ से फंड उठाया था। हेल्प मतलब बेसिकली मेंटर थे तो उन्होंने हमें हेल्प की थी, तो उससे हमने जो आउटलेट एक्सपेंशन किए थे, तो बीच में क्या होता है 4 से 5 महीने बाद पैसे खत्म हो गए, 5 महीने में। अब हमको समझ नहीं आ रहा, कंपनी भी चलानी है, जून जुलाई का टाइम हो गया, पैसे नहीं है हमारे पास। अब हमने क्या करना, पैसे नहीं है।
हम बेसिकली उसको और एक हम दिन रात बैठ के, प्रियांक उस समय जॉब कर रहे थे, प्रियांक 10 बजे आते थे, 11 से 4 रोज हर रोज बैठ के हम लोग इस पर दिक्कत करते थे कि कहाँ पैसे को कट डाउन कर सके, कैसे चला सके, कैसे धीरे धीरे करके 2-3 महीने चलाए। फिर हमने थोड़ा सा फंड कहीं से उठाया फ्रेंड्स एंड फैमिली, फिर धीरे धीरे फिर एक टाइम शार्क टैंक से पहले हमें अगर मतलब शार्क टैंक नहीं होता मतलब लिटरली, तो बीच में हमारी कंपनी मतलब ऐसा था कि पैसे पूरी तरह खत्म हो गए थे, कुछ और सोल्यूशन निकालना पड़ता। मतलब उस टाइम पे ये हालत हमारी हो गई थी। प्रियांक को भी जॉब छोड़नी थी उस टाइम पे, बिकॉज ऐसा था कि मैं इतने दिन से वर्क कर रहा था फुल टाइम, प्रियांक को भी जॉब छोड़नी, तो पैसे हमारे पास थे नहीं, तो शार्क टैंक से काफ़ी हमें हेल्पफुल मिल गई मतलब उससे। चलो गुड, बहुत बहुत बढ़िया। और आई होप कि अब बढ़ता ही जाए, बस वापस मुड़ के ना देखो आप लोग। नहीं और घर घर सूप बनाओ, सूप पिलाओ, सूप पचाओ। ओके, लास्ट क्वेश्चन सबसे ये रहता है कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ एडॉन टॉक्स, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? मजा आया तो बता दो, नहीं आया तो गाली भी दे सकते हो। नहीं यार बहुत मजा आया, मतलब आपका पहला था ना ये पॉडकास्ट? ऑफलाइन पॉडकास्ट फर्स्ट, इससे पहले ऑनलाइन पॉडकास्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन में तो काफी डिफरेंट होता है, बट ऑफलाइन इज फर्स्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस काफी सही था। मतलब फर्स्ट टाइम मतलब सेम एज के बेसिकली जो सिनर्जीज होती हैं वो बहुत अच्छी मिली। तो आप देख सकते हो, और एडॉन टॉक को सब लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो सब लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम फिर से श्योर, जब आपकी कंपनी अब बस सब 100x हो जाएगी। बस उसी बेस में लगे हुए हैं। आई रियली वांट कि पास में भी आउटलेट आए कि जिससे क्योंकि मैं सूप का फैन हूँ। हम लोग सूप बहुत पीते हैं, चिकन सूप हो गया और ये स्पेशली सर्दियों में। और मेरे खुद के वेंडर्स हैं ना जो मतलब हम एग जा रहे हैं तो वो भी सूप बनाते हैं, तो आई लाइक सूप। तो मैं एक्साइटेड था इस एपिसोड के लिए। तो परफेक्ट, मिलेंगे फिर से। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन एडॉन टॉक्स। थैंक यू वरुण, थैंक यू। हाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एपिसोड यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो होपफुली मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पर आपको बहुत सारी गलतियां अभी दिखी होंगी क्योंकि अभी हमारी इनिशियल स्टेज है, अभी हम ग्रो कर रहे हैं। तो प्लीज हमारे को कमेंट करके बताओ, हमारे को फीडबैक दो। कमेंट नहीं करना, आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, मेरे से जुड़ना है, मेरी टीम से जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और हमें बताओ कि हम क्या गलती कर रहे हैं, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। मैं गेस्ट को टोक रहा हूँ, या मैं बीच में अपनी कहानियां शुरू कर रहा हूँ जो आपको नहीं सुननी, या आपको लग रहा है कि माइक क्वालिटी बेटर हो सकती है, आपको लग रहा है एडिटिंग बेटर हो सकती है, आपको लग रहा है पॉडकास्ट हमें छोटे करने चाहिए या हमें बड़े करने चाहिए, हमें बिहाइंड द सीन्स डालने चाहिए। जो भी आपको लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताओ, जिससे आप मैं एक मिल के इस कम्युनिटी को, एडॉन टॉक्स को आगे लेके जाएं। और इवेंचुअली हम ये प्रोडक्ट आपके लिए बना रहे हैं, एंड गोल इज यू, आपने इसको देखना है। तो प्लीज आप फीडबैक दो, हम पूरे ओपन है फीडबैक्स को लेने के लिए, और हम आगे बढ़ने के लिए आपके साथ, आपके लिए तैयार हैं सब कुछ करने के लिए। तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, जो भी कर सकते हो कर दो, और हमारे को बस बताते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग सारी चीजें जिस तरह हमने पहले डाले और आगे डालेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एडॉन टॉक्स कम्युनिटी। मिलते रहेंगे हर बार, बार नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।